নমস্কার। আজকের এক বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে আমি হাজির, বুদ্ধদেব ঘোষ, ওঙ্কানুল্লি চৌধুরী। সাল 2017, দিনটা ছিল 10ই আগস্ট। ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছিল। সেদিন নায়ক বলেছিলেন একজন ডাক্তার। তার 3 দিন পর অর্থাৎ 13ই আগস্ট সেই নায়ককেই খালনায়ক বলতে হয়েছিল। ঠিক ধরেছেন। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, এবং সেই গোরক্ষপুর, যে গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার, যার নাম ডক্টর কফিল খান, সেই ডাক্তারকে বানানো হয়েছিল ভিলেন। দোষটা কোথায় ছিল তা? হ্যাঁ, দোষটা ছিল যখন বহু বাচ্চা সহ অন্যান্য রোগীদের তিনি প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। অক্সিজেনের অভাবে 63 জন শিশুর মৃত্যু সহ 80 জনের মৃত্যু হয় সেই হাসপাতালে। 54 ঘন্টার মধ্যে তিনি প্রায় 500টি অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় করেছিলেন, তিনি এবং তার 16 জন সহযোগী। তারপরেই রাজরোষে পড়তে হয় তাকে। তিনি কফিল খান। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে, পশ্চিমবঙ্গের এই প্রথম কোনো টেলিভিশন স্টুডিওতে ডক্টর কফিল খান, এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন অবশ্যই, আমরা প্রথমেই তার সঙ্গে আলাপ করাবো। নমস্কার। ওয়েলকাম। রয়েছেন আরো একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, দিকপাল সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য। সুমন দা, আপনাকেও স্বাগত। আমরা মুখোমুখি ডক্টর কফিল খানের এই অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথমেই আমি সুমন দাকে দিয়ে শুরু করব। সুমন দা, আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর কফিল খান। যে কফিল খান 2017 ভারতবর্ষে যার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রাথমিকভাবে নায়ক, তারপরেই খলনায়ক, ভিলেন। वेलकम काफिल जी। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपको बुलाऊं, मैं पहले ये पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू फील नाउ? Good, good. I feel good. डू यू फील दैट, आई मीन, डू यू स्टिल हैव फेथ? आपको अभी भी विश्वास है हमारी जो गणतंत्र है, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके ऊपर आपकी कितना विश्वास है अभी भी? पूरा 100% विश्वास है। इस संविधान की वजह से ही आपके सामने मैं जिंदा हूँ, और इस संविधान की वजह से ही मुझे जो हत्यारा, कातिल और 70 बच्चों का मर्डर बताया जाता था, वो सारे जो टैग है वो रिमूव किए जुडिशरी ने ही। देर से ही सही, उनको 8 महीने लगे, 9 महीने लगे, कभी 500 दिन लग गए, पर बहरहाल देखिए, आई बिलीव कि जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशरी और मीडिया में जो डिवाइड करते हैं, और ये इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं उस आइडियोलॉजी से जो इंसान को इंसान में डिवाइड करता है। पर अभी भी मुझे विश्वास है कि वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे आप खुद हो, आप लोग हो, जो सच को सामने लाते हो। उनका टीवी ला रहा है, तो ऐसे ही जो है जुडिशरी में भी, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ऐसे ही पॉलिटिकल में भी, सिस्टम में अच्छे लोग हैं। उस पर उम्मीद है मुझे कायम है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने संविधान पे कि मुझे न्याय मिलेगा। সুমন দা, একটা বিষয় আপনার কাছে, আপনারা দুজনই আছেন। 2017 10 अगस्त, 2017 13 अगस्त, क्या फर्क था? बहुत फ़र्क था। तो आपने एकदम जो क्वेश्चन पूछा है, ये शायद इस फ्रेम में तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। 10 अगस्त 2017 को जब ये घटना हुई और हम लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो 11-12 तारीख को सारे न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो ये थे कि 63 बच्चों की मौत हो गई, 18 अडल्ट मर गए, पेमेंट ऑक्सीजन का क्यों नहीं हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया था कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं। डॉक्टर कफील खान फरिश्ता है, मसीहा है, जो है उसने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। योगी आदित्यनाथ 30 साल से चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के क्या किया? इस्तीफा दो की मांगे हो रही थी। लेकिन 13 अगस्त को जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज आते हैं, और मुझे याद है कि एक पॉलिटिकल टर्मोल चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी ने JP नड्डा को, जो उस वक्त यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको भेजा था।
कि कोई रिपोर्ट गलत आए तो शायद वो योगी जी को रिमूव करने में आसानी हो और मनोज सिन्हा या जो भी उस वक्त के कंटेंडर थे उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाए। बहरहाल जो इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता। मुझे बुलाया जाता है चीफ मिनिस्टर के सामने और मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत खुशी गया था क्योंकि मुझे लगा था मुझे शाबाशी मिलेगी, अपैट मिलेगा। आई वॉज हैप्पी। और बट तू डॉक्टर कफील है, तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर लाके तू सोचता है हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। ये 4 वर्ड्स थे और इन 4 वर्ड्स ने पूरी जिंदगी सेंध कर दी। उस 13 अगस्त 2017 के बाद जो है कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 80 परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया वो कैसे जी रहे हैं, पेमेंट ऑक्सीजन का क्यों नहीं हुआ, कौन असली कातिल है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इंक्वायरी कमेटी ये कहती है कि डॉक्टर कफील को कोई मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है उन 80 बच्चों के कातिल कौन है। तो वो सारी बातें घूम गई और सिर्फ बातें होने लगी डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील की। मैं 2 बात पूछना चाहूंगा कफील जी आपसे। डेफिनेटली। एक पहला बात जो शायद आज की जो भारत की जो स्थिति है उसमें पूछना चाहिए, क्या आपको लगता है क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे इसीलिए आपको सो कॉल्ड हिंदुत्व की जो आइकॉन है योगी आदित्यनाथ को आपको टारगेट बनाने में आसानी हुआ, उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं एक मुसलमान को टारगेट कर पाया। और दूसरा बात ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो बेसिकली जो क्वेश्चन 2017 की वो अगस्त में उठाए थे बिफोर यू गॉट अरेस्टेड, दैट इज रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश की जो सामग्रिक जो प्रतिच्छवि है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है उसके बारे में। उसका थोड़ा सा बाद में 3 साल बाद जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तब हमने वही ऑक्सीजन, वही क्राइसिस, ये सब कुछ देखा। तो क्या लगता है जो आपका जो स्टैंड पॉइंट था, देयर इज अ बेसिक क्राइसिस, देयर इज अ बेसिक lackluster attitude of the state administration towards the health system, और योगी आदित्यनाथ जी जो इतना बड़ा आइकॉन बनता है वो आपने इलाका की एक अस्पताल को अच्छी तरह से बना नहीं पाया। ये क्या लगता है, ये दोनों आज के दिन में खड़े हो क्या लगता है? पहला, whether you are victimized as a Muslim because you are a Muslim, and second, I mean how do you see the entire health infrastructure right now? I've written this book on this BRD hospital. আমি বলবো সেই কথাই। এই বইটি আগে প্রথমেই দর্শকদের দেখিয়ে দেব যে এই বইটি দ্য গোরখপুর হসপিটাল ট্র্যাজেডি, এই বইটি লিখেছেন ডক্টর কফিল খান। সম্প্রতি দিল্লিতে যার মুক্তি পাওয়ার পর কলকাতাতেও সেটি মুক্তি পেয়েছে এবং সেই বইয়ে তিনি গোটা ঘটনা তুলে ধরেছেন। আমি কফিল জিকে বলবো ডক্টর কফিল খান के এই বইতে তিনি কি তুলে ধরেছেন এবং तो आपका सुमंदा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर इस बुक में भी देने की कोशिश की और हर बार जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या योगी आदित्यनाथ जो है आपको इसलिए जेल भेजा या बलि का बकरा स्केपगोट बनाया क्योंकि आप मुसलमान थे, तो मैं हर बार ये कहता हूँ नहीं, वो अगर डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, डॉक्टर कपिल सिंह होता, तब भी योगी आदित्यनाथ वही करते, क्योंकि उनको अपने सरकार में जो लोग बैठे थे, आशुतोष टंडन, सिद्धार्थनाथ सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीएमई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको बचाना था। तो ये एक गेम खेला गया। आपकी बात से मैं एक बात से सहमत हूँ कि जब डॉक्टर कफील खान का नाम आता है तो स्टोरी इज इजी टू सेल। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन की थोड़ा सा फिर आप जो बोले सो थोड़ा सा दूसरी तरह से फ्रेम कर देता हूँ। ओके। तो आपका मतलब है ये कोई हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं है, ये इनएफिशिएंसी एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डॉक्टर का संघर्ष है। agree with you now agree with you. You have put it in a single sentence, and what I wanted to tell, they tried to hide the failure, the administrative failure which killed 80 innocent lives, and it was like your second question, what you are saying about the what tsunami has struck when the second wave of corona, and the metros like Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Lucknow, Kanpur have witnessed the same struggle to get oxygen. What I have seen in those
54 hours in BRD मेडिकल कॉलेज। तो इट वॉज लाइक एक्यूट डेजावू सिचुएशन फॉर मी। मुझे लगा कि मैं वही मंजर देख रहा हूँ जो उस रात और उस दिन मैंने वहाँ पे BRD में देखा था, और इस वजह से ये ट्रिगर था इस किताब को लिखने का। और यही एक वजह है कि मैंने जो किताब का स्टार्टिंग की है वो जस्टिस के ऑर्डर के साथ की है। वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन अ जेनोसाइड। तो इसको नरसंहार कहा गया है और मैड मेड मैसेकर कहा गया है। काफिल जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्षमा करें मैं पहले इसके लिए आई डू अपोलोजाइज फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज वेन एवर वी पुट योगी आदित्यनाथ opposite you, or Yogi Adityanath puts himself opposite Kafil Khan, we do not ask certain other questions like जो जितने बच्चों की मौत हुए थे उनमें तो ज्यादा हिंदू ही थे, 99%। तो सिर्फ 4 बच्चे थे 80 में से। तो जिनको बचा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ जी, और शायद जो आप बात के बारे में बोल रहे थे, जब कोरोना की सेकेंड वेव आया, जो डेल्टा के लिए जो जब भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, तभी भी मेरे ख्याल से जितने लोगों का तस्वीर उभर के सामने आ रहे थे वो ज्यादातर हिंदू ही थे। अग्री विद यू। तो एज अ डॉक्टर हाउ डू फील? मेरे ख्याल से आपने कभी किसी को इंजेक्शन डालते हुए पूछा नहीं था जे आप हिंदू हो या मुसलमान हो? नहीं, कभी नहीं पूछा। तो ये योगी आदित्यनाथ की जो एंटायर नैरेटिव है, जो बीजेपी जो नैरेटिव सेल करते हैं, और उसके मुकाबले नहीं, मैं बोलूँगा ऑपोजिट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपके जो क्वेश्चन थे वो कई थे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि BRD में जो हुआ और योगी आदित्यनाथ ने ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ इसलिए कि गरीब के बच्चे थे, वो हिंदू के बच्चे नहीं थे, वो मुसलमान के बच्चे नहीं थे, वो गरीब के बच्चे थे। और गरीब के मरने पे किसी को कोई दुख नहीं होता है। ये आज भी याद है, मेरे DGME ने एक बार मुझे बुला के चैम्बर में बोला था कि अगर सरकारी नौकरी करना है तो सुबह 9 बजे आओ, ऑफिस में बैठो और 5 बजे चले जाओ, ना कोई फाइल साइन करो, ना कुछ काम करो। तो गरीब का बच्चे हैं, गरीब मरते ही हैं। दूसरी बात जो आपने कही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की, आप अगर देखिएगा कि जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है, जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सब में जो है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, जो कि बैकबोन ऑफ हेल्थ सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से शैम्बल है। उसको वाइट एलिफेंट की तरह काम करते हैं। आप चले जाइए यूपी और बिहार में, अगर किसी को रात में बहुत तेज पेट दर्द हो, बहुत तेज बुखार हो, हार्ट अटैक आ गया, किसी की डिलीवरी होनी है, तो अगर वो जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो वो बंद रहता है। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब तक वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ से उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। यहाँ से भी अगर आप कोलकाता में, आपको बता दूं, कोलकाता में मेट्रो में आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे इस सिटी में। कोलकाता में मैंने देखा है, टर्शरी केयर की बात नहीं, क्वार्टरनी केयर जो हाईएस्ट लेवल है, जो आपको US UK में फैसिलिटी है, वो शायद कोलकाता में मिल जाए। लेकिन इसी कोलकाता से अगर आप 50-100 किलोमीटर अंदर जाइए तो आपको हेल्थ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये निग्लिजेंस इसलिए है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जनता भी जो है, ये जो रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के इशू पे वोट नहीं करती है। अभी आपको बता दूं सुमंदा, इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और पूरा का आपने देखा होगा गंगा में किस तरह से जो है लाशों के ढेर दिखाई दिए, और उसकी कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ हो रही है शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंग बले की, जिन्ना की और अब्बा जान की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर है। वो इनकेपेबल है उस कुर्सी पे बैठने के। उन्हें सिर्फ और सिर्फ RSS ने अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है, और ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। काफिल जी, एक क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने पहले भी शायद फ्रेम करने की कोशिश किया, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से बोला। ये एक हिंदू और मुसलमान की डिबेट नहीं है, ये एक इनएफिशिएंट, नॉन कॉम्पिटेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
तो इसके सामने खड़ा होके आज काफिल खान, उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग 3 महीने बाद ही है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए डॉक्टर ऑफ यूपी हु आर सर्विंग, आपको क्या, आपकी सोच रहेगा, क्या आप लोगों को बताने चाहेंगे? आप इलेक्शन में जाके कैंपेन करेंगे? मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये भ्रष्ट प्रशासन है, जो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं सकता है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? मैं जो हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ और हर किसी से ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, बोलिए कोई बात नहीं। मैं ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ, हर किसी से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, जो है बेसिक इश्यूज जो हैं, तो हर कोई ये कहता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने लिखने जाए तो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े, एम्स में पढ़े, आईआईटी में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो वो उसको नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। मैं इतना, आपको इलेक्शन तो नहीं लड़ने जा रहा हूँ 2022 के में, लेकिन इतना कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश के इस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वो 5 साल पहले जो काम करते थे मंदिर में एज अ पुजारी, वो 2022 के इलेक्शन के बाद वो उसी पोस्ट पे वापस चले जाएं। ये मैं इतना कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि वो जाति और धर्म के नाम पे वोट ना करे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने एक होके जो फासिस्ट फोर्सेस हैं उनको हराने में एक तरह से जो है एक एग्जाम्पल तय किया है। आपने, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि पूरा भारत की निगाहें जो हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की तरफ थी, और पूरी बीजेपी की, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेके कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बार बार विजिट कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, और ये कहा जा रहा था कि ये आखिरी किला है, इसको गिरा दिया जाए और तो शायद जो है 2024 में भी हम फतह कर लेंगे। तो उसी तरह से अब ये कोशिश की जा रही है कि वो जो आखिरी किला उत्तर प्रदेश है उसको बचा लिया जाए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझ में आया कि जो पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है एकजुट के होके डिविसिव पॉलिसी के खिलाफ, जाति और धर्म के खिलाफ जो वोट किया है और आपस में मिलजुल के अपने प्रदेश की जो तरक्की के लिए वोट किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भी करे। तो ये जो सोच है आपका, इसी सोच के लिए क्या आपने अखिलेश यादव जी से भी मिला और जाके कांग्रेस की प्रियंका गांधी से भी मिला? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे याद है 1 सितंबर 2021 को जब मेरा रासुका हटाया गया था, और उस वक्त हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मुझे अर्जेंट रिहा किया जाए, पर उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे छोड़ नहीं रही थी और कोशिश कर रही थी कि मुझ पे कोई और केस लाद के मुझे जेल में ही रखा जाए। 11:55 पे मुझे जेल से छोड़ा गया, और मथुरा से गोरखपुर की करीब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर प्रदेश में एक ठोक दो नीति चलती है, गाड़ियाँ इनकाउंटर, हाँ, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। तो मेरी वाइफ जो है, और मेरी वाइफ थोड़ी घबराई हुई थी, मेरी माता जी थोड़ी घबराई हुई थी। उसी वक्त प्रियंका जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि बगल में जो है कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मथुरा से भरतपुर का 20 मिनट का रास्ता है, अगर आप वहाँ पहुँच जाइए तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो दैट वाज द हेल्प वी नीडेड एंड दैट केम एट द राइट मोमेंट। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनको उनकी मदद का शुक्रगुजार किया था। अखिलेश जी ने भी मुझे समय समय पे मेरी बहुत मदद की है, और सामने आके ना सही लेकिन इनडायरेक्टली बहुत मदद की है, तो उसलिए मैं उनसे मिला। और अभी तक, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं के लीडर से मिला हूँ तो कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हुई है। मैं हमेशा जो है इस हेल्थ फॉर ऑल के लिए बात करता हूँ। मेरा अपना ये सोचना है और मेरा ये सपना है, अगर आप पूछोगे सही से कि डॉक्टर कफील करना क्या चाहते हैं, तो ये हेल्थ फॉर ऑल एक कैंपेन चलाया हुआ है। हमने ये कोशिश की है कि राइट टू हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, यानी हर कोई, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो,
किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रीजन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, जेंडर बायस के, उनके घर के आसपास अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं। और 13 चीफ मिनिस्टर को भी दे चुका हूं मैं, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को भी दिया था, तो कोशिश है कि मैं इस पे ही काम करता रहूं। बहुत अच्छा आपने बात बोला काफिल जी। मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है मेरे को कोई मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ कुछ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का बारे में बात उठाया, तो लेकिन वो तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं रहा उस वक्त थे जब मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई फेल्योर होता है, मोदी जी हेल्थ के बारे में मिनिस्टर को हटा देते हैं, लेकिन कितना जिम्मेदारी इनके जो टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर आते हैं। देखिए कोरोना, आप एक डॉक्टर है, कोरोना के बारे में आपने देखा, आज ओमिक्रॉन इज अगेन लूमिंग ऑन लार्ज ऑन आस, तो आपको क्या लगता है, आई मीन हाउ सीरियस द मोदी एंड अमित शाह, द सो कॉल्ड जुगरनॉट अबाउट द हेल्थ केयर, आपको क्या लगता है, मोदी, शाह, जोगी, तीनों जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बीजेपी के, वो हेल्थ के बारे में कितना सोचता है? देखिए थाली भी बजाई गई, थाली भी बजाई गई, मोमबत्ती भी जलाई गई। 100 करोड़ जब टीका माइलस्टोन हो गया तो उसके भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। ये कहे गए पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि हमें वैक्सीन देनी है। पर आपको मुझे अब कहना आपसे अफसोस होता है कि जो विफलताएं हैं उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन भी हालांकि हमारी मेडिकल फैटर्निटी के थे, उन्होंने भी जो है, लेकिन मोदी जी के उनके कहने पे ही काम करते रहे और उनको मिसगाइड करते रहे, क्या करते रहे। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति हमने अप्रैल मई में देखी, वो हम थर्ड वेव जो कहा जा रहा है कि फरवरी में आने वाली है, ओमाइक्रॉन जो है, आपने वेस्ट बंगाल में हूँ, कल मैं पढ़ रहा था कि आज 3 तारीख से जो है 10 बजे से 5 बजे का कर्फ्यू हो गया है, स्कूल बंद हो चुका है, जिम बंद हो चुका है, दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो इस तरह की स्थिति हम दोबारा ना देखें, मौतों का मंजर दोबारा ना देखें, इसके लिए सरकार को जागना होगा, कॉन्क्रीट कदम उठाना पड़ेगा। सर आपको बता दूं कि इंडिया जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे ओनली 1% ऑफ जीडीपी खर्च करती है। जब मोदी जी 2014 में कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा वादा किया था कि हर हिंदुस्तानी को वो जो है सेवा सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आज 7 साल हो गए हैं, आज भी बढ़ के 1.25% हो गया है, लेकिन जो आपके अगल बगल कंट्रीज में है वो 6 to 8% ऑफ ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं। पोस्ट कोविड यूएस जैसा देश और जो है चाइना जैसा देश जिसको हम कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, वो 10% खर्च करने लगा है और हम अभी भी 1.25% पे कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ आए, उनका क्या हुआ हमें नहीं पता है। 35,000 करोड़ की बात कही गई थी कि वैक्सीन के लिए फंड बनाया जा रहा है, एन सीतारमन मैम ने दिया था, लेकिन उसका फंड का क्या हुआ नहीं पता है। हमारे देश में अपनी वैक्सीन की कैपेसिटी बनाने की है। सर आपको बता दूं, कसौली जो हिमाचल प्रदेश में है, पास्चर इंस्टीट्यूट है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है, जहां हम लोग 1 बिलियन वैक्सीन हर साल बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। बीसीजी हुआ, पोलियो हुआ, तो उनसे क्यों नहीं वैक्सीन बनाई जा रही? क्यों भारत बायोटेक और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर से वैक्सीन बनाया है, इसका भी हमें नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इशू जो है बहुत बेसिक इशू है और इसको मैं मोदी जी को भी सिर्फ नहीं कहूँगा, ये पिछले साल जितने भी 75 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इग्नोर किया है। आपको क्या लगता है अगले दिन में आप किस रोड में चलने चाहेंगे और क्या आपका एजेंडा होगा एज ए हेल्थ सर्विस पर्सनल, एज ए डॉक्टर? तो मैंने आपको बताया ना कि ये इस पे हेल्थ फॉर ऑल पे काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि राइट टू हेल्थ केयर पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू पास होके एक फंडामेंटल राइट्स बने, जिस तरह से राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। और ये बात हमने जो कही थी कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि हेल्थ केयर, राइट टू हेल्थ केयर इज़ अ राइट बट इज़ नॉट फंडामेंटली राइट। आपको बता दूं, जिस साल बीआरडी में 70 बच्चों की मौत हुई थी, पूरे इंडिया में 8,20,000 बच्चों की मौत हुई थी, यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो रही है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया हुआ है।
इंडिया में सबसे ज़्यादा एड्स के रहने वाले 3rd नंबर पे लोग रहते हैं, HIV एड्स के। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, माल नरिश है, हर दूसरी महिला जो है एनीमिक है। पूरी दुनिया से ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो रहा है, लेकिन 4.5 से 5 लाख लोग टीबी से मर जा रहे हैं। इंडिया में 16,80,000 लोग 2020 में प्रदूषण से मर गए, यानी कि पोल्यूशन से, यानी कि हर घंटे पे 200 लोगों की मौत सिर्फ पोल्यूशन से हो रही है। একদমই। কপিলজি, আমরা আবার আলোচনায় আসবো। অবশ্যই ডক্টর কপিল খান রয়েছেন, আরো আধ ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে থাকবেন এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে বিরতিতে ফিরে আসার পর যে গল্প আমরা শুনবো তার সেই 500 দিনের অভিজ্ঞতা, জেলে থাকার অভিজ্ঞতা, দুবার সাসপেনশন, 500 দিনের জেল জীবন, তারপরেও গুলি, অনেক কিছু ঘটেছিল তার জীবনে। তার সংসারকে তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তার ভাইয়ের ওপর 4টি গুলি, তাও ঈশ্বরের আশীর্বাদে কোনো ক্রমে বেঁচে ফেরা। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং গল্প নিয়ে ফিরবো, কিন্তু সময় এখন একটা ছোট্ট বিরতি। সঙ্গে থাকুন। ফিল্ম বিরতির পর আপনারা দেখছেন মুখোমুখি ডক্টর কপিল খান। হ্যাঁ, তিনি কপিল খান, কবির খান নয়। ঠিক ধরেছেন। 2017 আগস্ট দেশ জুড়ে যাকে নিয়ে উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ, হ্যাঁ গোটা দেশই। আমরা মুখোমুখি কথা বলছিলাম কপিল খানের বিভিন্ন দিক। সুমনদা জানতে চাইছিলেন, আমিও জানতে চাইছিলাম, জানছিলামও তার কাছ থেকে। বিভিন্ন বিষয় উঠে আসছে, কিন্তু মানুষটিকে 500 দিন থাকতে হয়েছিল জেলে। কেমন ছিল সেই জেল যাত্রা, কেমন ছিল জেলে কাটানো সেই দিনগুলি, সেগুলো জানবো। এরই পাশাপাশি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, দুবার তাকে সাসপেন্ড করা হয়, 8টি এনকোয়ারি কমিশনের মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু তারপরেও তাকে বরখাস্ত হতে হয়েছে চাকরি থেকে। सब कुछ जानबो। डॉक्टर कपिल, आपके पास जी आपके पास जो क्वेश्चन करने चाहते, 500 दिन जेल में कैसे था वो दिन? जेल इज जेल, और यूपी के जेल जो है ओवर क्राउडेड हैं। आपको बता दूं, जिस गोरखपुर जेल में था पहली बार 800 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन 1600 से 2000 कैदी रहते थे। और ऊपर से जिस बैरक में हम लोग रहते थे, उस बैरक की कैपेसिटी 60 कैदियों की थी, पर 200 लोग हम लोग उस बैरक में रहते थे और एक टॉयलेट होता था। बगल के बैरक में एक मंत्री जी रहते थे, जिनको आजीवन कारावास है, सर जानते भी होंगे सुमन सर। उनको वो सिंगल बैरक में रहते थे, टीवी था, बेड था, कूलर था और सिंगल टॉयलेट यूज़ करते थे। तो जेल में क्या है कि आपको जानवरों के तरह बिहेवियर किया जाता है। सुबह उठ के जो है टॉयलेट साफ़ करना, ये मेरा काम था सुबह शाम का, और झाड़ू देना। इसके अलावा जो खाना मिलता था वो शायद जो है कोई खाना भी ना चाहे, पर भूख आपको ऐसी होती है कि आपको वो खाना खाना पड़ता है। 500 दिन जेल एक साथ नहीं रहा, 3 बार जेल योगी जी ने भेजा है। दूसरी बार अलग अलग चार्ज में। हाँ, 3 अलग अलग चार्ज। क्या क्या चार्ज लगा हुआ था? एक बार तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जब हुआ तो उस वक्त ये कहा गया कि मैं सुपरिटेंडेंट था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था और वाइस प्रिंसिपल था, ये कहते हुए कि मैंने मेडिकल निग्लिजेंस किया है, करप्शन किया है। इस उम्र में वाइस प्रिंसिपल? हाँ जी, हाँ, जो है वाइस प्रिंसिपल की उम्र होनी चाहिए 40 साल से ऊपर और 10 साल का एक्सपीरियंस, और मैं 1 साल जूनियर डॉक्टर था। 8 अगस्त 2016 को इस किताब में मैंने वो जगह आएगा, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये बता के मुझे जेल भेजा था। उसके बाद दोबारा एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये 78 बच्चे सितंबर में मर गए थे। तो ये कहा योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने कि वो मिस्टीरियस बीमारी से मरे हैं, यानी मिस्ट्री फीवर से। हमारे मेडिकल टर्म में कोई मिस्ट्री फीवर नहीं होता है, मिस्टीरियस बीमारी नहीं होती। तो मैं वहाँ पे गया था देखने के लिए, और जब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि ये सारे बच्चे बहुत से इनकेफ्लाइटिस से मरे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस वक्त 1.5 महीने रहा। फिर एक भाषण दिया था मैंने CA NRC स्पीच के में लॉ के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और योगी जी को वो स्पीच जो है इन्फ्लेमेटरी लगी, तो उन्होंने जेल भेज दिया। और क्या था वो स्पीच में? वो उस स्पीच में ये था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और शायद जो है वो उनको नहीं पढ़ाया गया है।
तो उनको वो बात बुरी लग गई और उन्होंने कहा ये भड़काऊ भाषण है। हालांकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि माई स्पीच डिप्रिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट। माई स्पीच जो है एक्चुअली अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। देश तोड़ने वाला भाषण नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। डीएम हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 42 पेज का जजमेंट है। बहरहाल जेल वाज टफ। आपने एकदम सही कहा है कि 2 बार सस्पेंड किया गया। जब ये कोर्ट में केस पहुंचा कि मुझे 2 बार सस्पेंड किया गया है, तो पहली ही हियरिंग में सेकंड सस्पेंशन पे स्टे दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि जब एक बार कोई सस्पेंड हो चुका है तो दोबारा कैसे सस्पेंड कर सकते हो। इफ समबडी इज ऑलरेडी डेड तो उसको कैसे तुम जो है दोबारा मार सकते हो। तो लाइफ इज टफ एंड आई थिंक योगी जी को सलाह देने वाले जो हैं वो लोग उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे। आपका जॉब तो अभी नहीं है। हाँ, मुझे जो है इवन दो हाई कोर्ट ने सेकंड सस्पेंशन पे स्टे लगा दिया, फिर भी मुझे लास्ट मंथ, नॉट लास्ट मंथ, नवंबर 9 ऑफ नवंबर 2021 को चुनाव से 2 महीना पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? इसका जवाब तो योगी जी खुद देंगे। मुझे ये टर्मिनेशन का कारण क्या दिखाया वो लोग? टर्मिनेशन का कारण दिखाया है कि उन्होंने ये बात टर्मिनेशन ऑर्डर में भी लिखी है, जो इंक्वायरी कमेटीज में भी थी, और जो हाई कोर्ट ने कहा था कि मैंने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने सबसे जूनियर डॉक्टर था, उस रात में ही पहुंच गया था। ये सारी बातें मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर में लिखी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, इसलिए नौकरी से निकाल रहे हैं। तब तो ज्वाइन किया 2016 में। जी हाँ, वो मैंने यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी लगाया हुआ है। 8 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और जस्ट 1 साल पहले जब इंसिडेंट हुआ था तो सब कुछ का अगस्त में ही होता है। अगस्त का आप ज्वाइन किया, 2016 का 8 अगस्त ज्वाइन किया, घटना घटा 2017 में 10 अगस्त। यस। उसके बाद 10 तारीख को आप हीरो बन गया, 13 तारीख को आप विलेन बन गया। जी। सुवर्ण, कपिल जी 2 चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने सीए एनआरसी के बारे में बोला, वहाँ पे आपकी स्पीच भी काफी फेमस हुआ। उसको उस टाइम में एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, सब कुछ याद रखा जाएगा। यस। तो आपको क्या लगता है, आप भी सब कुछ याद रखेंगे? जी हाँ, देखिए मैं हमेशा ये हर मंच पे कहा है कि ना मुझे मोदी जी से कोई खिलाफत है, ना योगी जी से कोई खिलाफत है। मैं उस आइडियोलॉजी का, उस सोच का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से डिवाइड करती है, उन पर नफरत फैलाती है, जाति और धर्म के नाम पे वो लोगों को बांटते हैं। तो मैं उस लिहाज से याद करता हूँ। और कहते हैं, मैंने जब जेल में था, जब MBBS कर रहा था, जब MD कर रहा था, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। मेडिसिन की ही इतनी बुक होती थी, कभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जेल में बहुत टाइम मिला पढ़ने का, तो बहुत सी किताबें पढ़ी। और एक स्टेटमेंट था, रॉबिन शर्मा एक हैं, उनकी बुक में, कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, देयर नो कोइंसिडेंट, लाइफ इज अ क्लास, somebody comes to teach you lessons, and once you learn the lesson you will move upgrade to higher class। तो मुझे लगता है योगी जी भी एक कैरेक्टर हैं जो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाना। उसके अलावा दुनिया के जो लोग भी मुझसे मिलते रहे, जैसे आज से आपसे मिल रहा हूँ, सर से मिला मैं, तो ये एक जो है एक सीखने का प्रोसेस चलता रहा जो है। तो मैं याद रखूंगा, यस, हमेशा याद रखूंगा। CANRC एक ऐसी चीज़ थी, मैंने इसलिए आपने जब बोला याद रखेंगे, तो आपकी जो दूसरी पीढ़ी आएगा, ये या जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को लिए आपका क्या सलाह रहेगा? मैं हर बार सबसे यही कहता हूं कि यू शुड चूज योर पाथ, डेस्टिनेशन यू शुड लीव इट टू द ऑलमाइटी। अपने आमाल सही होने चाहिए। आपका हार्ट जो कहता है उसको करो, चाहे वो जितना भी डिफ़िकल्ट हो। और अगर आपका हार्ट मना करता है कि ये चीज़ गलत है, उसको कभी नहीं करो। डरना नहीं चाहिए। अगर आप राइट हो, अगर आप सही हो, तो आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मॉन्स्टर्स एंड बिग फोर्स आपके सामने खड़ी हो। ये जो दिल्ली में हमने
कुछ दिन पहले ही देखा, जूनियर डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक में उतर गए थे। जी जी जी। वही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, वही नीट की प्रॉब्लम, वही सब कुछ। क्या लगता है आपको? आपने जो बोल रहे थे मैं सुन भी रहा था, ये भी बिल्कुल सच आपने बोला है कि श्रीलंका which spends much bigger amount than India for healthcare। मैं दूसरे छोटे छोटे स्टेट के बारे में अरे इवन भूटान also। तो हमारे सोच में क्या प्रॉब्लम है? माने योगी आदित्यनाथ जी या जो भी लीडर्स हैं उन लोग, उनके सोच में क्या प्रॉब्लम है और क्यों मेरा क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक है आपके लिए। क्यों वो वेंडर को पेमेंट नहीं दिया गया था? जो पेमेंट नहीं देने से आपके हॉस्पिटल मींस गोरखपुर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था। अब देखिए, दो अलग अलग चीजें आपने पूछ ली, एक तो हेल्थ सिस्टम के बारे में और एक उस दिन का इंसिडेंट के बारे में। पहले उस दिन का इंसिडेंट आप बोलेंगे तो ठीक है। तो पुष्पा सेल जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करता था, वो उसने जो है 14 लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मेडिकल एजुकेशन को लिखे थे। ये टैंक है जो मैंने ये तस्वीर लगाई हुई है आपको, देखिए 100 फीट बड़ा टैंक होता है जिसमें 1.5 लाख से 2 लाख लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। और उस वक्त के बड़े बड़े मीडिया चैनल जो दिल्ली और मुंबई में बैठे थे वो ये कहते थे मैं ये टैंक चुरा के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता था। बहरहाल ये लेटर्स भी मैंने लगाए हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर को लिखे गए थे, जो कि हेल्थ मिनिस्टर को भी दिए गए थे, पर्सनली हैंड ओवर किया था कि मेरा 68 लाख रुपया दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये लेटर जो है ये 9 अगस्त 2017 को लिखा हुआ है, एक दिन पहले। तो अपने लोगों को बचाने के लिए जिनको ये लेटर्स लिखे गए थे पुष्पा सेल ने, और पुष्पा सेल ने ये भी लिखा है। मैं एक बात फिर से 10% मैं और ये पुष्पा सेल के साथ आपका कोई ताल्लुकात, आपका कोई रिलेटिव तो है, वो उसका ओनर नहीं था? नो, मुझे क्या पता था, उससे पहले पता भी नहीं था। देखिए मैं तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर था, तो मेरा काम था बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट है उनको पढ़ाना और बच्चों को ट्रीटमेंट करना। ऑक्सीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ये जो कोर्ट ने कहा है और ये हर इंक्वायरी कमेटी ने माना है। 8 inquiry committee यस you have crossed। यस, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कमिश्नर टू हेमचंद्रा, SGPGI लखनऊ, सेंट्रल गवर्नमेंट टीम, बाल आयोग टीम and principal secretary team, and the last report but it came the Rajiv Kumar chief secretary team। तो आपको क्या लगता है, I mean why, माने क्या प्रॉब्लम था एक वेंडर को पेमेंट करके ऑक्सीजन लाने में, जो जोगी जी इतना तुरंत सब कुछ कर देते, तुरंत राम मंदिर बना दिया, तुरंत ये कर दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? 10% कमीशन मांग रहे थे, जैसा कि पुष्पा सेल ने अपनी लेटर में लिखा हुआ है ये बात कि उससे 10% सेल पेमेंट मांगा जा रहा था और वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो इस वजह से उसके साथ जो है उसका पेमेंट रुका हुआ था 68 लाख। उसने रिश्वत नहीं दी, करप्शन के खेम है ये, इस वजह से ऑक्सीजन रुक गई। ये पुष्पा सेल्स का मालिक कौन था? मनीष भंडारी। तो आप बोलना चाहते हैं, मैं जस्ट पूछना चाहूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, एक हिंदुत्व के आइकन ने एक हिंदू से कमीशन मांगा और उसलिए हिंदू बच्चे मर गए। देखिए, जो जेल जाने वाले में प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर राजीव मिश्रा, वो तो बेचारे पंडित जी थे। डॉक्टर सतीश कुमार जो ऑक्सीजन इंचार्ज थे, वो बेचारे दलित थे। तो सारे लोग जेल गए थे, मैं अकेला नहीं जेल गया। बस ये फ़र्क ये है कि 9 लोग जो जेल गए थे उसमें से 8 लोगों को नौकरी मिल गई, मुझे जो नौकरी से निकाल दिया गया। यही बात जानने चाहते, ये 8 को नौकरी मिल गया जो आपका उस टाइम आपको हेल्प किया था, वो 54 आवर्स में ये लोग भी शामिल थे, उसका कैसे जॉब मिल गया आपको? नहीं मिल गया, नहीं मिला, आपको टर्मिनेट कर दिया गया। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डर, हु किल दोज 80 पर्सन 63 किड्स, ये सवाल शायद योगी जी को खटकता है। जो बार बार ये पूछा जाता है कि अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, मर्डर नहीं है, तो किसी ने उन बच्चों को तो मारा है। आई ऑलवेज कॉल इट एज अ मैन मेड मैसेकर। ये नरसंहार है, क्योंकि सरकार जानती थी कि जो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, उसके बावजूद उन्होंने पेमेंट नहीं किया। एक बात शायद सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने सच बोला था, हर साल उसी टाइम में
वहाँ पे ये जापानी इनकेफेलाइटिस हम लोग जो बोलते हैं उसका क्राइसिस होता है। तो इसके मुताबिक वहाँ पे ऑक्सीजन रहना चाहिए था। आई मीन एज ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों को ये पता था ये आफत आने वाला है, तो क्यों नहीं रखा? सिर्फ सर एक फोटो दिखाना चाहूँगा, आपने जो बात आपको भी शायद बताया नहीं गया है, सारे बच्चे इनकेफेलाइटिस से नहीं मरे थे। ये झूठ योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट ने फैलाया था। अब बहुत से बच्चे जो 70 बच्चे मरे थे उसमें से 70% बच्चे जो है वो 1 दिन के 2 दिन के बच्चे थे और 6 महीने से नीचे बच्चों को इनकेफेलाइटिस नहीं होता है। ये आप फोटो अगर आप देखोगे तो आप खुद आपकी रूह कांप जाएगी। सर ये देखिए, इधर थोड़ा दिखाइए कैमरा का। कैमरे ये जो बच्चे हैं ये 1 दिन पहले पैदा हुए थे, 2 दिन पहले पैदा हुए थे, 3 दिन पहले पैदा हुए थे। 6 महीने से जो भी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनको पता होगा जापानी बुखार से जो है 6 महीने से नीचे बच्चे को जापानी बुखार नहीं होता है। लेकिन ये सारे बच्चे जो है बेचारे जो है उस दिन ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर गए। ये मेरे फ़ोन से, इसी फ़ोन से, इस फ़ोन से नहीं, फॉर आई फ़ोन दूसरा था, पर इसी फ़ोन से ली गई फ़ोटोज़ हैं उस दिन के डेट के साथ है। तो ये गलत कहना कि जो है ये बात झूठ था कि जापानी बुखार से बच्चे मरे थे। ये बच्चे जो मरे थे वो ऑक्सीजन से मरे थे, ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। तो आप फिर से वही बात लगभग दोहरा रहे हैं, ये एक इनकॉम्पिटेंट निकम्मे प्रशासन थे। সুমন দা, এর সঙ্গে আমি আরো একটা প্রশ্ন আপনার সূত্র ধরেই পড়ব। सिद्धार्थनाथ सिंह आई थिंक वो बोला था कि इस बार इतना, इस बार उतना, इस बार इतना हुआ, वो क्या बात था? सिद्धार्थनाथ सिंह उनको 1 दिन पहले भेजा गया था और ये शायद दे स्टार्टेड एक्चुअली दे इनिशियली दे वांटेड टू बरी द होल इंसिडेंट। इसी वजह से वो एक डेटा लेके आए। उन्होंने कहा कि 2015 में 16.5 बच्चे मरे हैं, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में इस साल जो है 20.5 बच्चे मरे हैं, यानी अगस्त में मौतें होती रहती हैं। अब बच्चों को आप नंबर में कैसे देख सकते हो, वो भी 0.5, तो वो बड़ा इनसेंसिटिव स्टेटमेंट था मुझे लगता है। और ये सिर्फ पर्दा डालने के लिए एक चाल थी, एक तरीका था। दूसरे आपके लिए जो क्वेश्चन था, आप जो बोलना चाहेंगे आपके जूनियर जो हैं, जो अभी भी संघर्ष पे, बहुत सारे देश के बहुत सारे जगह में जो हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं सरकार के साथ, स्पेशली जो सेंटर की जो सरकार है उनके साथ। ये संघर्ष के बारे में आपका क्या राय रहेगा, क्या आपकी सजेशन रहेगी? सर जैसे मैं बता दूं, जैसे आपका NRS मेडिकल कॉलेज है या कोलकाता मेडिकल कॉलेज या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल जो होता है वो जूनियर रेजिडेंट के बल पे चलता है। यानी कि वो रेजिडेंट जो है जो रात में दिन में काम करते रहते हैं, वही लोग हॉस्पिटल चलाते हैं। यस, अग्री विद यू। जो बड़ा जो कंसल्टेंट डॉक्टर रहता है, सीनियर डॉक्टर रहता है, वो आता है, राउंड लेता है और फिर चला जाता है। तो ये 3rd ईयर जो है वो पास होके चला जा चुका है। 1st ईयर की नीट PG की काउंसलिंग हो नहीं रही है, तो सिर्फ जूनियर रेजिडेंट 2nd ईयर का बचा हुआ है, जो कि 24 घंटे 7 दिन पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। यूजुअली मई जून में काउंसलिंग हो जानी चाहिए, आज जनवरी हुई है, काउंसलिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जिस इसलिए कि मोदी गवर्नमेंट ने EWS यानी कि जो है इकोनॉमिक जो फॉरवर्ड क्लास के लिए जो है कहते हैं कि कोटा जो 10% का एडजस्ट करने की बात कही है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और 6 जनवरी को उसकी सुनवाई भी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से उन बच्चों पे लाठियां चलाई गई, पहले तो फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, फिर लाठियां चलाई गई हैं। जो लेडीज डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर बेचारी लड़कियां इंटर्न्स, उनके ऊपर मतलब जिस तरह से मिसबिहेव हुआ है, हैरेसमेंट किया गया दिल्ली में, वो और FIR दर्ज कराया गया, उससे मोरल टूटा है। बच्चे डर गए हैं और स्ट्राइक वापस ली है उन्होंने, पर उनको पता है कि वो जो है सरकार उनके साथ गलत कर रही है। मेरी सरकार से ओंकार टीवी के माध्यम से सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इन बच्चों की बातें सुनी जाएं और 6 तारीख को कोर्ट में कम से कम ये बात रखी जाए कि इस साल की काउंसलिंग होने दी जाए। आपको वैसे रिजर्वेशन रखना है तो आप 1 साल के लिए टाल दीजिए, नेक्स्ट सेशन से आप वो रिजर्वेशन
लागू कर सकते। সুমনদা, আমাদের সময় একদম শেষের দিকে, ঘড়ির কাঁটা বলছে অনুষ্ঠান শেষের দিকে। আমি একটি প্রশ্ন সুমনদা অবশ্যই করতে চাইবো, খুব ছোট করে জবাবটা চাইবো। आपका फैमिली का साथ भी तो बहुत सारा अत्याचार हुआ, आप जब जेल में था आपका भाई का ऊपर गोली चला हुआ था, ये बात थोड़ा दर्शक जो लोग हैं उनको बताइए। Families of prisoners are real victim. This old saying. मैंने कहा ना कि आपको योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में 500 दिन जेल रखा है। शायद वो उतना नहीं खलता है, शायद वो उतना दर्द नहीं देता है, लेकिन मेरे भाई को वहाँ गोली मारी गई जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। गोली मारने का कारण क्या था? आज तक नहीं पता चला, ये तो सरकार बताएगी गोली मारने का कारण क्या था, लेकिन आज तक उन्होंने, मुझे पता इतना है कि जब मेरे भाई को गोली मारी गई थी तो ये देखिए किस तरह से आर पार गोली हो गई थी, और आज तक जो है वो पता नहीं हो पाया कि क्यों गोली मारी गई थी। वहाँ गोली मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। कहते हैं कि जब जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ पे तो डबल सिक्योरिटी रहता है, परिंदा भी परत नहीं मार सकता। और जोगी जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो एसपी लगभग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो उसके बाद भी ऐसा हिंदी मूवी की तरह, हिंदी मूवी आपने देखा होगा, पुलिस वाला गुंडा, उसकी में ही ऐसे ही जो है स्कूटी पे सवार 2-2 हमलावर आते हैं, 4-4 गोलियां दागते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है जो कि सर्जरी नहीं करने देती है। हम लोग हॉस्पिटल 10:30 बजे रात में पहुंच गए थे। योगी जी की पुलिस ने 4 घंटे तक गोरखपुर में हमें एक वैन में डाल के घुमाते रहे। मेरा भाई जो है चिल्ला रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी और वो खून बहा जा रहा था। मुझे एज अ डॉक्टर मुझे पता था पल्सेस वीक हो रही हैं, वो कभी भी मर सकता है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी सर्जरी नहीं होने दी। जब बहुत से लोगों का पूरा ऑल ओवर इंडिया से मैसेजेस आने लगे और हमने फेसबुक पे लाइव चला दिया, लोगों से मदद की, दुआर की, तो 2:30 बजे रात में जाके सर्जरी हो पाई। तो 4 गोल्डन आवर्स जो है, जिसको कहता हूँ मैं, योगी गवर्नमेंट की पुलिस ने डेलिबरेटली इंटेंशनली डिलेट की इमरजेंसी सर्जरी। অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে। সুমনদা, আমরা ধন্যবাদ তো অবশ্যই দেব, কিন্তু তার আগে আমার শেষ প্রশ্ন থাকবে। ये लड़ाई का जारी रहेगा जोगी का साथ, क्या बीजेपी गवर्नमेंट का साथ? नहीं, देखिए ये जद्दोजहद है, कोई लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष है सही और झूठ के बीच में। अगर आपने याद किया होगा कि मैं मथुरा जेल से निकलने के बाद मैंने ये कहा था कि जब हमें मथुरा जेल में रामायण दिखाई जाती थी, तो एक उत्तर रामायण में जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण अपने ही बच्चों श्री लव कुश के खिलाफ उठा लिए थे, तो उस वक्त महर्षि वाल्मीकि ने कहा था एक बात कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर मेरा राजा जो मेरा चीफ मिनिस्टर है वो बाल हट करता है, यानी एग्जैक्टिंग लाइक अ स्टबर्न चाइल्ड। तो हमें कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी पर्सनल लड़ाई है। हम दोनों गोरखपुर से हैं, वो भी गोरखपुर से हैं, मैं भी गोरखपुर से हूँ। कोई पर्सनल नहीं, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जो वो सोच की लड़ाई है। उनको जो सिखाया गया है कि इंसान जो होता है वो इस जाति का होता है, वो इस धर्म का होता है, उसको उसी प्याने में देखो, डेवलपमेंट को मत करो। लेकिन मुझे सिखाया गया है कि हर इंसान जो होता है वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। अगर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना होता, सबको 1 नाक 2 आँख और 2 कान दिए हैं, वो भी ठप्पा लगा के भेजता है कि नहीं। একদমই অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে। তবে ডক্টর কাফিল খানের যে লড়াই, সেই লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছি আমরাও। আমাদের 2 অতিথি অবশ্যই সুমন ভট্টাচার্য, তাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আমাদের আজকে স্পেশাল গেস্ট বিশেষ অতিথি ডক্টর কাফিল খান, যার মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা দুজন, অর্থাৎ আমি বুদ্ধদেব, এবং সঙ্গে ছিলেন অবশ্যই বিশেষ সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য। এবং তাকে চোখা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দিলেন। লড়াই সংঘর্ষ নয়, তবে আইডিওলজির প্রশ্ন, নীতির প্রশ্নে তিনি আগামী দিনে কিন্তু লড়ে যাবেন। কাফিল খান কিন্তু এমনটাই জানালেন, এবং তার লড়াইকে গোটা দেশ যেভাবে কুর্নিশ জানাচ্ছে, আমরাও সেই লড়াইয়ে তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। তার আগের এগিয়ে যাওয়া পথে আমরা পাশে আছি। এখন এই পর্যন্ত। যাবতীয় নিউজের জন্য চোখ থাকুক ওঙ্কার অনলি ট্রুথের পর্দায়। ধন্যবাদ।